नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वे में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। दोस्तों इसमें आपका जो लिखा है आरआरबी, चाहे इसको आप आरआरबी बोले या कहीं कहीं दोस्तों आरआरसी है, तो उससे आपको थंबनेल से आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न तो आपको वही कराए जाएंगे। और दोस्तों इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे, जीके और साइंस की पूरी तैयारी हम लोग इसमें कराएंगे आपका। एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी और आरआरबी ग्रुप टी की तैयारी, चाहे उसको आरआरसी बोल सकते हैं आप। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, एक छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती उसे क्या कहा जाता है? तो एक छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जाती उसे दोस्तों आभासी छवि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जाती उसे आभासी छवि कहा जाता है। दोस्तों छवि दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? वास्तविक छवि और आभासी छवि। तो इसमें आपका आभासी छवि हो जाएगा। वास्तविक छवि एक स्क्रीन पर बनती है, जबकि आभासी छवि स्क्रीन पर प्राप्त नहीं की जा सकती है। अब हम लोग वास्तविक छवि और आभासी छवि के बीच अंतर बताएंगे आपको, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वास्तविक छवि और आभासी छवि के बीच के अंतर। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपका डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि वास्तविक छवि कैसी होती है। तो देखिए लिखा आपका वास्तविक छवि उल्टी होती है। अब और ये होती है आभासी छवि, जो कि होती हैं छवियाँ सीधी होती हैं। अब आपको प्रश्न दे देगा कि सीधी होती है, उल्टी होती है, मतलब आपसे पूछने के लिए। अब वास्तविक छवि स्क्रीन पर बनती है, जबकि आभासी छवि लेंस या दर्पण पर ही दिखाई देती है, स्क्रीन पर नहीं बनती है। वास्तविक छवि जो कि दोस्तों एक अवतल दर्पण द्वारा निर्मित होती है। और आभासी की बात करेंगे तो प्लेन, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस एक आभासी छवि बनाते हैं। और उत्तल लेंस जो कि वास्तविक में आता है, उत्तल लेंस दोस्तों एक वास्तविक छवि बनाते हैं, और अवतल लेंस दोस्तों एक आभासी छवि बनाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। वास्तविक छवि प्रकाश किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण बनती है, तथा आभासी छवि प्रकाश किरणों के काल्पनिक प्रतिच्छेदन के कारण बनती है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी मतलब किस वर्ष में एक स्वायत्त निकाय बन गया? तो ये बना दोस्तों 1992 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाए। 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से भी 1992 में एक स्वायत्त निकाय बन गया। दोस्तों ये एक वैधानिक निकाय है और एक बाजार नियामक है, जो भारत में प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड आईएनएस जलाश्व मई 2021 में किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड आईएनएस जलाश्व मई 2021 में, जो कि दोस्तों विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी में पहुंचा। विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंचा, याद रखिएगा। ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि दोस्तों मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयासों के तहत शुरू किया गया था, तथा 7 भारतीय युद्धपोत यानी कोलकाता, कोच्चि, तलवार, ताबर, जलाश्व और एरावत को विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा उपकरणों से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों को परिवहन के लिए तैनात किया गया। अब दोस्तों भारत में बंदरगाह कितने हैं, याद रखिएगा। इसकी बात आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत में बंदरगाह कितने हैं। तो भारत में बंदरगाह है दोस्तों 190। कितने हैं दोस्तों? 190 बंदरगाह हैं, जिनमें 13 बड़े हैं। कितने हैं दोस्तों? जिनमें 13 बड़े बंदरगाह हैं और बाकी मध्यवर्ती और छोटे हैं। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेंगे तो कौन सा है? मुंबई में दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो कि दोस्तों मुंबई में। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें, वो भी दोस्तों मुंबई में है। और मुंबई पोर्ट भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। अब दोस्तों अन्य बात करें, जैसे बंदरगाह राज्य और विशेषता, जैसे कि कौन कौन से बंदरगाह हैं। जैसे चेन्नई बंदरगाह, ये आपका तमिलनाडु में है। विशेषता है दोस्तों उसकी कृत्रिम बंदरगाह, दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह। पहला कौन सा दोस्तों? मुंबई बंदरगाह। दूसरा दोस्तों बात करें कोच्चि बंदरगाह की, दोस्तों ये केरला में है, राज्य में है। और विशेषताएं इसकी दोस्तों वेम्बनाड झील में स्थित मसालों और लवणों का निर्यात करता है। एन्नोर बंदरगाह जो कि कामराजार पोर्ट लिमिटेड है इसको, ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है और भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। नेक्स्ट कोलकाता बंदरगाह या फिर दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। इसमें विशेषताएं दोस्तों, भारत का एकमात्र प्रमुख
नदी बंदरगाह है, जो कि दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है, जिसे डायमंड हार्बर के रूप में जाना जाता है, जिसे ज्वारी बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है और एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांडला बंदरगाह की बात करें जो कि दोस्तों दीन दयाल पोर्ट ट्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है इसको दोस्तों, यह गुजरात राज्य में है और कार्गो हैंडलिंग क्षमता द्वारा गणना किया गया सफेद सबसे बड़ा बंदरगाह है। मंगलोर बंदरगाह की बात करेंगे तो ये कर्नाटक में है। इसमें दोस्तों विशेषता है, इसमें लौह अयस्क का निर्यात शामिल है। तथा मोरमुगांव बंदरगाह की बात करें तो दोस्तों गोवा में है और जुआली नदी के मुहाने पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह की बात करेंगे दोस्तों, बंदरगाह ट्रस्ट की बात करेंगे, महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा मानव निर्मित बंदरगाह है ये, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे तो उड़ीसा में दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह लोहे और एल्यूमिनियम के निर्यात को संभालता है। तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि वीओ पोर्ट ट्रस्ट भी कहते हैं इसको, ये तमिलनाडु राज्य में दक्षिण भारत में मुख्य बंदरगाह उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल उत्पादों का संचालन करता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, जो कि जापान को लौह अयस्क का परिचालन निर्यात करता है, जहाज़ों के निर्माण और सुरक्षित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। हल्दिया बंदरगाह दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है, यह गंगा की सहायक नदियों में से एक के मुहाने के पास स्थित है, जिसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं आपके, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हैं, जो मैंने आपको बंदरगाह बताए हैं, डायरेक्ट पूछ लेता ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये सब भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका। वर्तिकाग्र अंडाशय और वर्तिका दो की दोस्तों युग्म पुष्प के मादा भाग का निर्माण करता है। दोस्तों आवृत बीज के प्रजनन अंग पुष्प में स्थित होते हैं और एक पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। डायरेक्ट प्रश्न आपके पूछ लेता है, एक पुष्प के विभिन्न भाग कौन से होते हैं? तो बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर दोस्तों एक पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं, जिनमें रोगाणु कोशिकाएं होती हैं। और दोस्तों स्त्री केसर की बात करेंगे तो ये एक पुष्प के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। यह 3 भागों से बना होता है। कौन कौन सा? वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, जिसकी हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं दोस्तों क्षारीय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्साइड ऐसे यौगिक हैं जो धातुओं अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से बनते हैं। और ऑक्साइड के प्रकार होते हैं दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं आपके। और ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों यह की थी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1916 में प्रभु नारायण सिंह, रामेश्वर सिंह, मदन मोहन मालवीय और सुंदर लाल और एनी बेसेंट ने की थी। आपसे पांचों में से कोई भी, 1 2 3 4 5 जो भी हैं दोस्तों, पांचों में से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। मोस्टली दोस्तों मदन मोहन मालवीय ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सभी को याद रख लीजिएगा। इसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था। विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग संस्थान को 2012 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU के रूप में नामित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही बड़ी बात है। मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 ईस्वी में वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय और पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी तथा उन्होंने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये भी एक प्रश्न बनता है। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। उन्हें महामाना के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 1936 में हिंदुस्तान टाइम्स के हिंदी संस्करण को हिंदुस्तान दैनिक के रूप में लॉन्च किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, जो मतलब आपके जो 3 ऑप्शन और थे इसमें, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकार थे। इन्हें असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर दोस्तों कानपुर में गणेश शंकर मेडिकल कॉलेज बना है इन्हीं के नाम पर। तथा कानपुर में ही जो एयरपोर्ट है दोस्तों, वो भी इन्हीं के नाम पर रखा गया है। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर
जी की बात करेंगे तो ये गुरुदेव के नाम से इन्हें जाना जाता है। याद रखें, पूछ सकता है गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। उनके लेखन गीतांजलि ने उन्हें दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार दिलाया था और उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली स्टेपीज या फिर स्ट्रिप नामक सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है। देखिए, कल मैंने आपको बताया सबसे छोटी हड्डी मतलब स्टेपीज ही बताया था, और आज इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सी सबसे छोटी हड्डी होती, मतलब किस कहाँ पाई जाती है। जो स्टेपीज होती है कहाँ पाई जाती है, तो उससे ये मध्य कान में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए। आपको एग्जामिनर कोई बिल्कुल बता तो रहा हूँ कि मेरे को हलवा नहीं दे देंगे प्रश्न आपको, वो आपको फंसाने के लिए ही प्रश्न पूछेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट हैं। और मैं दोस्तों एफबी पर भी जो ग्रुप बने होते हैं उन पे कुछ प्रश्न हमारे जो साथी होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, याद रखिएगा। तो उनमें से बहुत से बच्चों ने हमको बताया कि दोस्त सर जी ये यही प्रश्न आपके 2018 में आया, 2017 में आया, मतलब खुद ही बताया करते हैं, हम लोग कोई उनसे पूछते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जो जो करा रहे होते हैं वो दोस्तों सब इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे होते हैं। ये नहीं कि आपको प्रीवियस ईयर ही पेपर कराओ, उसको भी कराते हैं, साथ में अलग से भी अपने प्रश्न ऐड कर देते हैं। बस इतना ही आपसे बताना चाहूँगा। मानव कान शारीरिक संतुलन के सुनने और रखरखाव जैसे संवेदी कार्यों में सहायक करते हैं। याद रखिएगा, मानव कानों को शारीरिक रूप से 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे जैसे बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। मध्य कान में 3 अस्थियाँ होती हैं जिनके नाम है दोस्तों मेलियस, इनकस और स्टेपीज। याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है कि मध्य कान में कौन सी अस्थियाँ होती हैं। अब आपको 3 नाम, कोई एक नाम दे देगा, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, इन तीनों में से एक दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन और कोई दे देगा। तो आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर पूछता है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी मानव की हड्डी कहाँ होती है दोस्तों, कौन सी होती है, तो फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, अगस्त 24 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है। दोस्तों ये किया गया था हो जाएगा, जिसमें जो आपका ये लिखा है किया गया था होगा, ना कि दोस्तों किया गया है हो जाएगा। अगस्त 24 2021 जो दोस्तों पैरालंपिक हुए हैं तो जापान में, उसमें दोस्तों टेक चांडो, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया इनको। और दोस्तों इससे चाहे टोक्यो ओलंपिक की बात करें या फिर पैरालंपिक की बात करें, इन दोनों से ही दोस्तों वीडियो हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, चैनल पर जा कर के आप दे सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे दोस्तों, चाहे आपका ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी, उनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और आपका चाहे लेखपाल हो, क्योंकि लेखपाल का भी दोस्तों परसों से, आपका 7 तारीख से आपके लेखपाल के भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आज दोस्तों उसका आगमन। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक एक नई तकनीक विकसित की है। तो यह है कि है दोस्तों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जो कि दोस्तों पुणे में CSIR यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL, CSIR NCL ने प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके जल को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक उपन्य संकर तकनीक विकसित की है। अब आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट स्वास्तिक नामक मतलब किसके लिए किया, तो पानी कीटाणु रहित करने के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। ये इसका सही उत्तर है। साइटोकाइनिन की बात करें तो पौधों की वृद्धि करने वाले पदार्थों का एक वर्ग है जो पौधों की जड़ों और अंकुरों में कोशिका विभाजन या फिर साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन प्रकार के साइटोकाइनिन और जो जेटिन काइटेनिन और 6 बेंजाइलिमिनोपिरिन और फेनिलोरिया टाइप साइटोकाइनिन होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, क्या होता है जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। इस जब साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश लगाया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। बुलबुले की त्रिज्या का विस्तार होगा क्योंकि इस विष पर विस्तृत आवेशित कण समान रूप से बल के कारण एक दूसरे को पीछे हटाने के कारण बनते हैं, और घटना धनात्मक और ऋणात्मक रूप से आवेश किए गए बुलबुले के कारण होती है।
और दोस्तों साबुन का बात करें, साबुन का बुलबुला व्यतिकरण की परिघटना को प्रदर्शित करता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साबुन का बुलबुला जो कि दोस्तों व्यतिकरण की परिघटना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया? तो दोस्तों भारत ने जून 2021 में बिहार राज्य से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर, बिहार राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया। अब जर्दालू पूछ लेगा आपके एग्जाम में, क्या होता है जर्दालू, तो आपको बहुतों को पता ही नहीं, हम ही को नहीं पता शायद, क्यों आपसे झूठ बोलूं। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों कि एग्जामिनर फंसाने के लिए ऐसे ही प्रश्न पूछता है। तो भारत ने 14 जून 2021 को भागलपुर बिहार से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली वाणिज्यिक खेप का निर्यात किया। दोस्तों बिहार की बात हुई दोस्तों, तो बिहार के राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं दोस्तों नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं दोस्तों फागू चौहान। बिहार में दोस्तों लोकसभा की सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है। राजकीय पशु है बिहार में गौर, राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव कौन होते हैं? तो कोशिका भित्ति वाले सबसे छोटे जीव होते हैं दोस्तों बैक्टीरिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीवित जीव जीवाणु जो कि बैक्टीरिया से संबंधित है। दोस्तों कोशिका का आकार की बात करेंगे तो कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता है? तो सर्वाधिक लवणता है दोस्तों आपका मृत सागर में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मृत सागर को दोस्तों साल्ट सी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साल्ट सी भी कहा जाता है। ये दोस्तों पश्चिमी एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच एक लैंडमार्क नमक झील है। अब दोस्तों आपका कैस्पियन सागर की बात करेंगे दोस्तों, तो यह है दुनिया की सबसे बड़ी नमक की झील है। याद रखिएगा, इसमें आपका दुनिया की सबसे बड़ी झील नमक की झील है आपकी कैस्पियन सागर। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक माना जाता है? तो दोस्तों तत्व में हो जाएगा आपका जिंक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। जिंक तत्व को पौधों में सूक्ष्म पोषक माना जाता है। पौधों के विकास और चयापचय के लिए केवल कुछ तत्व ही आवश्यक पाए गए, तो इन तत्वों की उनकी मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर आगे दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे जैसे कि आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा, दो दो विभागों में विभाजित किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि दोस्तों पदार्थ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है तथा एक फोटोग्राफिक फिल्म को सिल्वर ब्रोमाइड के साथ लेपित किया जाए। जब प्रकाश सतह पर गिरता है तो फिल्म के उजागर हिस्से का काला कलर रहता है, जिससे फोटोग्राफ विकसित होती है। और सिल्वर ब्रोमाइड को प्रदर्शित किससे करते हैं दोस्तों? AGBR। किससे करते हैं? AGBR। याद रखिएगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्य रूप में किसने शपथ ली? तो दोस्तों जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाजपा विधायक हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी ने, इन्होंने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली दोस्तों। अब इनकी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगले साल ही उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में, टोटल भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें से आपका उत्तराखंड है। सिर्फ 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, अगर जीतते हैं तो अगले साल भी बनेंगे। अब उत्तराखंड की बात हुई दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। मुख्यमंत्री बताया चुका हूँ पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल दोस्तों गुरमीत सिंह। लोकसभा सीटें हैं दोस्तों 5, राज्यसभा सीटें हैं दोस्तों 3। और यहीं पर दोस्तों आपका जिम नेशनल पार्क पाया जाता है, जिम कार्बेट पार्क पाया जाता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, NaClO निम्नलिखित में से किसका आणविक सूत्र है? तो NaClO दोस्तों जो कि दोस्तों तरल बीज, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगा, तरल बीज होगा। तरल बीज
तरल बीज का आणविक सूत्र है दोस्तों NaClO। दोस्तों इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड दोस्तों, सोडियम हाइपोक्लोराइड एक दोस्तों यह एक क्लोरीन यौगिक है। यह अक्सर एक विरंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। यह रंगहीन तथा थोड़ा पीला रंग होता है इसमें। यह आमतौर पर तरल बीज के रूप में जाना जाता है और आणविक सूत्र इसका NaClO है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, नदियों से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों व्यास नदी। व्यास नदी जो कि दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब इसके अलावा कौन कौन सी गंगा की सहायक नदी हैं, बाएं तरफ या दाएं तरफ, दोनों तरफ आपको बताएंगे कौन कौन सी हैं डायरेक्ट आपको। गंगा की सहायक नदियाँ, बाएं हाथ की सहायक नदियाँ मतलब बाएं हाथ की तरफ कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गर्रा, गोमती, रामगंगा, गर्रा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंगा, गंडक। दोस्तों गंडक है ये आपका यहाँ आ जाएगा गंडक का, कोसी, महानंदा। तथा आपकी यहाँ इस दाहिने हाथ की बात करेंगे तो यमुना, तमसा, टोंस भी कहा जाता है जिसको दोस्तों, तमसा को कर्मनाशा, सोन, पुन, फाल्गु, कियोल, चंदन, अजाय, दामोदर और रूपनारायण। ये दोस्तों आपकी दाहिने हाथ की नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न। अब दोस्तों इसमें जो आपकी व्यास नदी, पहले ये तो आप बता दूं आपको दोस्तों, ये व्यास नदी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी है दोस्तों व्यास नदी। और सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम एक साथ मिलकर पाकिस्तान में मिठनकोट के पास दोस्तों सिंधु में प्रवेश करती हैं। ये गंगा नदी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, बैरोमीटर में पारे को पानी के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि? ये इसलिए दोस्तों जाती है, पारा में उच्च घनत्व और कम वाष्प दबाव होता है, इसलिए दोस्तों बैरोमीटर में पारे को पानी के मुकाबले प्राथमिकता दी जाती है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी ग्रह कौन से ग्रह कहलाते हैं? तो मंगल, बुध, शुक्र और पृथ्वी ये दोस्तों आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों मैं इससे ही पहले भी आपको बता चुका हूँ, शायद ये मैंने प्रश्न में नहीं बताया, लेकिन जो अब मैं आपको अलग से थ्योरी बताता हूँ कुछ प्रश्नों की, उसमें मैंने ये आपको बताया था कि इसको मतलब किस में कहा जाता है, आंतरिक में कहा जाता है। और इसको आंतरिक की बात की उसके बाहरी भी मैं बताऊँगा। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह कुछ सबसे निकट के ग्रह हैं, उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और आंतरिक ग्रह ज़्यादा चट्टानों से बने होते हैं, याद रखिएगा। और बाहरी ग्रह की बात करेंगे तो बाहरी ग्रह कौन कौन से दोस्तों? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जो कि दोस्तों बाहरी ग्रह हैं। इन्हें दोस्तों जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह भी कहा, क्योंकि ये गैस से भरे होते हैं। अब दोस्तों इसमें लिखा आंतरिक ग्रहों में पतली चट्टानी परत होती है, याद रखिएगा। इसमें कहीं कहीं लिख देगा आपको एग्जाम में मोटी है क्या है, तो आपको दोस्तों याद रखना है पतली चट्टानी परत होती है आंतरिक ग्रहों में। 22वां प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों आपका कोबालमिन। क्या हो जाएगा? कोबालमिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अब कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेंगे, उनका रासायनिक नाम क्या क्या है। तो जैसे थायमिन का नाम हो जाए, विटामिन बी का उनका हो जाएगा थायमिन। विटामिन B2 का हो जाएगा दोस्तों राइबोफ्लेविन। और नियासिन दोस्तों जो कि विटामिन 3 हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि दोस्तों विटामिन C का होता है रासायनिक। कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन D का होता है। और टोकोफेरॉल जो कि दोस्तों विटामिन E का होता है। फाइलो किनोन दोस्तों होता है विटामिन K का। नेक्स्ट, कितने देश सार्क के सदस्य हैं? तो सार्क के सदस्य की बात हो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य दोस्तों? 8 सदस्य हो जाएंगे। सार्क के 8 सदस्य हैं। अब इसका पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई इसका स्थापना, याद रखिएगा। सभी आपसे पूछ सकता है। तो पहले सार्क की फुल फॉर्म याद रखिए। पहले सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी, जो सार्क लिखा है आपका, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होगा दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 8, कब हुई दोस्तों? 8, एक सेकेंड दोस्तों, हो जाएगा आपका 8 दिसंबर 1985 में हुई है, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई। और कहाँ पे हुई दोस्तों? तो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई है?
8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना हुई। आज इसमें बात करेंगे कि और कौन कौन से मतलब कौन कौन से हैं जो 8 उन देशों की बात करेंगे। अब सोचो इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों। इसका मुख्यालय की भी तो याद रखिए दोस्तों। स्थापना आपकी 8 दिसंबर 1950 को ढाका में हुई और इसका मुख्यालय दोस्तों है काठमांडू नेपाल में है। मुख्यालय और सचिवालय आपका काठमांडू नेपाल में। आसार के 8 सदस्य कौन से हैं? जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका मालदीव। इसकी जगह दोस्तों आपको म्यांमार दे देता है, याद रखिएगा, तो आपको मालदीव लगाना है। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये आपके 8 देश हो जाएंगे। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि दोस्तों शाकाहारी होती है खाद्य श्रृंखला में। अब दोस्तों यही प्रश्न आपके प्रश्न पूछने के लिए, एग्जाम में फंसाने के लिए आपको यही प्रश्न देते हैं और यही ऐसे ही ऑप्शन आपको दे देंगे, तो आप क्या कहोगे? छोड़ के तो चले नहीं आओगे दोस्तों, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जो कर लें आपको। अब खाद्य श्रृंखला एक समुदाय में जीवित जीवों का वह क्रम है जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए दूसरे जीव का उपभोग करता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, एंथनी हॉपकिंस ने 93 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। उन्होंने किस फिल्म में अभिनय के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने द फादर के लिए, किस फिल्म के लिए? द फादर फिल्म के लिए अभिनय के लिए इन्हें ये पुरस्कार जीता है एंथनी हॉपकिंस ने। अब अन्य की बात करेंगे कौन कौन से, जैसे क्या क्या है 93 अकादमी पुरस्कार के विजेता। सर्वश्रेष्ठ चित्र है दोस्तों नो मैट लैंड, क्या होगा? नो मैट लैंड। तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएंगी फ्रांसिस मैकडोरमेंड। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म हो जाएगी दोस्तों इफ़ एनीथिंग हैप्पनेस आई लव यू। तथा सर्वश्रेष्ठ दस्तावेजी फीचर फिल्म हो जाएगी माई ऑक्टोपस टीचर टीचर ये हो जाएगा दोस्तों आपके विजेता फिल्म है दोस्तों ये। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, मतलब ये स्थित है आपका राज्य में छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों जब अन्य की बात करेंगे कौन कौन से हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों कि कौन सा किस में आता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों कांगेर है आपका। उसके अलावा सबसे पुराना की बात करेंगे, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में हुआ, 1936 में हुआ। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। सॉरी, जम्मू कश्मीर नहीं, तो ये अलग हो गया दोस्तों, सॉरी। लेह लद्दाख में दोस्तों हो जाएगा, लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश है आपका, 4400 किलोमीटर। अब 2018 में नवनियुक्त राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान वाली बात करेंगे राज्य में दोस्तों मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा 10 हैं यहाँ पे। कितने हैं दोस्तों? 10। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब बात करेंगे ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों गुजरात में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। आप भी देखते हो कितने प्रश्न आपके इसके बनते हैं दोस्तों डायरेक्ट। गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो यह संबंधित दोस्तों 172 से। कौन सा? 172वें भारतीय संविधान के 172वें अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये आपका ये तो इसमें हो गया। अब इसके अलावा हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि उनकी बात कर लेंगे अलग अलग। जैसे 151 में क्या है, विषय वस्तु क्या है। जैसे ये संघ के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। 124 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और 113 में दोस्तों समेकित विधि से व्यय का अनुमान। अब हम लोग बात करेंगे द्विसदनी विधायिका, जो मतलब द्विसदन कौन किन किन राज्यों में है उनकी बात कर लेंगे। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और कितने राज्यों में है ये भी याद रखिएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों कुल 6 राज्यों में है, भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधायिका। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और एक दोस्तों इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा,
अगर आपको याद रखना हो तो कुंभट खाली याद रखिए, क्या हो जाएगा कुंभट। जैसे कि के से हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से दोस्तों महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। ये आपका हो जाएगा। अब 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, इसलिए दोस्तों एक पहले एक ही राज्य था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लेकिन जब तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया, इसलिए दोस्तों इन दोनों में ही दोस्तों द्विसदनी विधायिका चलती है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र कौन सा है? तो एड्स रोग से प्रभावित होने वाला अंग तंत्र हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिरक्षा तंत्र। क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप भी देखते होंगे कि शरीर के सब शरीर का काम करना बंद कर देता सही से, इसलिए दोस्तों एड्स हो जाता सभी, मतलब कहा जाता है। इसमें दोस्तों एड्स रोग में प्रभावित होने वाले अंग की बात करेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली कौन कौन, जैसे HIV का संचरण निम्नलिखित तरीके से होता है। कौन कौन से? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से। किन किन से होता है पूछा गया। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से, दूषित रक्त और रक्त उत्पादों के आदान द्वारा, संक्रमित सुइयों का साझा करके और प्लेसेंटा के जरिए संक्रमित माँ से उसके बच्चे तक। ये हो जाता है दोस्तों। दोस्तों हर साल एड्स कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब? दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में लगाया गया था? दुनिया का पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम में दोस्तों। असम में दोस्तों रबड़ अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम रबड़ संयंत्र लगाया गया है असम में। रबड़ संयंत्र इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विकसित अपनी तरह का पहला संयंत्र है। GM रबड़ के बारे में बात करेंगे तो आनुवंशिक संशोधन GM तकनीक प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग करके प्रजातियों के विशिष्ट लक्षणों के साथ के लिए जीन के हस्तांतरण की अनुमति देती है। अब रबड़ बोर्ड की बात करेंगे तो रबड़ बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासन के तहत केरल के कोट्टायम में है। कहाँ पे? केरल के कोट्टायम में, याद रखिएगा। और ये किसके अंदर में आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न, इंडियन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक दोस्तों नमित अरोड़ा। कौन है दोस्तों? नमित अरोड़ा। नमित अरोड़ा दोस्तों एक निबंधकार, मानवतावादी, ट्रैवल फोटोग्राफर और पूर्व इंटरनेट टेक्नोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट अब अन्य बात करेंगे कौन कौन, जैसे आपके लिखे हैं ऑप्शन, विनोद कापरे, जीत थाइलो और समीर सोनी। इनकी बात करेंगे तो विनोद कापरे की पुस्तक है दोस्तों 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। समीर सोनू की बात करेंगे साधना के साथ मेरे प्रयोग, और जीत थाइलो की बात करेंगे महिलाओं के नाम। नेक्स्ट 31वां प्रश्न, जब यूरेनियम के नाभिक को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी की जाती है तो ये लगभग 2 बड़े भार में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को दोस्तों कहा जाता है विखंडन। याद रखिएगा, विखंडन कहा जाता है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है थे? तो बुद्ध चरित्र के लेखक थे दोस्तों अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाए। अश्वघोष भारत के एक सर्ववाद बौद्ध दार्शनिक, नाटककार, कवि और वक्ता थे। माना जाता है कि वह पहले संस्कृत नाटककार थे और उन्हें कालिदास से पहले सबसे महान भारतीय कवि माना जाता है। अब जैसे अब जो इसके अलावा आपको बुद्ध चरित्र की बात हुई है, तो इनके अलावा जो आपके 2 ऑप्शन BR अम्बेडकर और वाघपोला राहुला, इनकी पुस्तक भी है दोस्तों, याद रखिए कौन कौन सी। तो वालपोला राहुला दोस्तों इनकी बुद्ध ने क्या सिखाया, ये इनकी पुस्तक है। तथा BR अम्बेडकर की है बुद्ध और उनका धम्म, ये इनकी पुस्तक है BR अम्बेडकर की। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, वह तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं दोस्तों समभारिक। क्या कहलाते हैं? समभारिक। वह तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है तो वह आपके समभारिक कहलाते हैं, याद रखिएगा। आप समस्थानिक की बात कर लेंगे दोस्तों, जो आपका समस्थानिक लिखा है ये, तो ये समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की एक अलग संख्या होती है, तो वह आपके समस्थानिक कहलाते हैं। ये आपका हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक की बात कर लेंगे, जो आपका ये लिखा है सम न्यूट्रॉनिक, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, वह आपके सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जिन्हें भी प्रश्न दिया वो डायरेक्ट आपके प्रश्न ऐसे ही पूछ लेते हैं कि क्या होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट
34वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन श्रमिक संघ आंदोलन से जुड़े थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके वी गिरी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब वी गिरी इनका फुल फॉर्म नाम हो जाएगा दोस्तों वराहगिरी वेंकट गिरी, जिन्होंने दोस्तों 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 जो कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां प्रश्न, शिशुओं के जठर रस में उपस्थित रेनिन किसका पाचन करता है? दोस्तों शिशुओं के जठर रस में उपस्थित रेनिन जो कि दोस्तों प्रोटीन का पाचन करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जठर रस दोस्तों पेट में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और जठर ग्रंथियों में 3 प्रमुख प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? म्यूकस गर्दन की कोशिकाएं जो म्यूकस का स्राव करती है। दूसरा दोस्तों पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती हैं। तीसरा दोस्तों प्रिएटल या फिर ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं जो HCl और आंतरिक कारक अवशोषण के लिए इसका स्राव करती हैं। नेक्स्ट 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ ईयर पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है दोस्तों कोनेरू हम्पी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये शायद मैंने आपको प्रश्न पहले करा चुका हूँ पहले भी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अब दोस्तों BBC की बात कर लेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1922 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रेन्यूल ग्रेन्यूल जिंक में मिलाया जाए तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ग्रेन्यूल जिंक में मिलाया जाए तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। नेक्स्ट 39वां प्रश्न, एक गेंद को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंकने पर यह अधिकतम 80 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करती है तो गेंद का प्रारंभिक वेग होगा। और जी बराबर दोस्तों 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें आपका बताया गया जैसे कि ये हो जाएगा आपका दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकंड। अब इसका दोस्तों सूत्र तो आपको मैं बता सकता हूँ दोस्तों कौन सा हो जाएगा। गति के समीकरण का उपयोग करना है दोस्तों। जैसे V² बराबर U²/2 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2AS। V² बराबर U² प्लस 2AS, याद रखिएगा 2AS। अब इसमें दोस्तों आपका जो A है त्वरण, ये दोस्तों आपका G के बराबर होता है 10 मीटर। इसको कर लेंगे A बराबर हो जाएगा 10 मीटर। क्या हो जाएगा? A बराबर 10 मीटर। और जो S है दोस्तों वो अधिकतम ऊंचाई के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 80। क्या हो जाएगा? 80 मीटर। अब इसमें जो आपको पूरा अब 2S लिखा ही है तो इसको दोस्तों गुणा करेंगे और जो इसका आपका V है ये आपको 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये अलग ही हो जाएगा आपका, ये आपका अलग ही हो जाएगा। तो U² बराबर तो इसको इस साइड ले आएंगे या उसको उधर ले लीजिए। तो 80 और जब 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1600। और जब U² का अंडर लगाएंगे तो आपका 40 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। हल कर लेगा। सरल प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट 40वां प्रश्न, जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या फिर लोहे पर सुरक्षात्मक लेप लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है आपका गैल्वेनीकरण। क्या होता है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। जंग लगने से बचाने के लिए स्टील या फिर लोहे पर सुरक्षात्मक लेप लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये दोस्तों शायद ITI की भी परीक्षा में दोस्तों मैंने एक बच्चे की मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें देखा था गैल्वेनीकरण, उसमें भी लिखा था। गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे की जिंक की एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने की एक विधि है। और गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? सतह तैयार करना, फंक्सिंग और फिर गैल्वेनीकरण, 3 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 41वां प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो कि दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित? दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा अर्ध शुष्क रेतीला उच्च कटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट
42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है? तो ये हो जाए दोस्तों आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड जानवरों के लिए विषाक्त है जो हीमोग्लोबिन का उपयोग ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। और पृथ्वी के दोस्तों वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।